जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट तक अपन ने समष्टि के बारे में बात की थी। लास्ट टॉपिक तक अपन ने समष्टि किस प्रकार से बढ़ सकती है, किस प्रकार से घट सकती है, जो कारक थे वो अपन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है। और आज के सेशन में अपन जो बात करने वाला है जिस टॉपिक की, वो है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। 12th क्लास के एनसीईआरटी का जो 13वां चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक। ठीक है। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। समष्टि की अपन ने बात की थी, कोई भी जीव है तो उसको लार्ज लेवल पर अगर अपन पढ़े, उसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो वो एक प्रकार से समष्टि है। और बहुत सारी समस्याएं इस अर्थ पे अपने को देखने को मिलेगी। तो वो सारी जो समस्याएं हैं एक दूसरे के साथ में क्या करती है, पारस्परिक अंतर क्रियाएं करती है। एकल समष्टि का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, बहुत रेयर चांस है। एक दूसरे के साथ में चाहे तो वो जीवीय कारक हो या अजीवीय कारक हो, उसके साथ में वो क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, क्रियाएं करेंगे। और उन्हीं को आज के सेशन में अपन पढ़ने जा रहे हैं। नीट की अगर अपन बात करें तो पिछले 10 साल के पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें से 3 से जो 4 क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से ही मिलेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट अपन करते हैं। आपको इस सेशन को पूरा देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर भी कोई डाउट रहता है, वैसे तो नहीं रहेगा, फिर भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लास्ट सेशन में जीवन व्रत विभिन्नता अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का वास हो? अभी कुछ समय पहले ही अपन ने बात की थी कि जीवीय या अजीवीय कारकों पर निर्भर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, कोई भी समष्टि। तो एक ही जाति का वास हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा कोई आवास है ही नहीं और इसीलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पित है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको वे भोजन के रूप में वो ले सके। ठीक है। अब जैसे बात करें, छोटा सा छोटा कोई जीव है, बोलेंगे साहब उसको जरूरत नहीं है, तो उसको हो सकता है कि छोटे पादप की जरूरत हो भोजन के लिए, या किसी दूसरे कारक पर या दूसरे जीव पर वो निर्भर करेगा। तो न्यूनतम जो है आवश्यकता की बात करें तो एक दूसरी जाति पर वो डिपेंड रहेगा ही रहेगा। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती है वो अकेले जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए इसे क्या होगा, मृदा के कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों के इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ेगी। तो पादप बोले साहब, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि साहब पादप तो खुद प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वो करते हैं, प्राइमरी सोर्स है वो ऊर्जा का या खाद्य श्रृंखला का। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला क्या है। लेकिन उनको भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होगी, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह इंक्लूड है, फंगस वगैरह इंक्लूड है, जो क्या करेंगे, कार्बनिक और कार्बनिक का जो चक्र है वो चलाते रहेंगे। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? प्राणी जैसे छोटे छोटे कीट हैं या मक्खियां वगैरह, उनके बिना तो परागण संभव ही नहीं। तो यह स्पष्ट है कि प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव न तो पृथक रह सकते और नहीं रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न कारकों से, विभिन्न तरीकों से क्या करते हैं, परस्पर क्रियाएं करते हैं। न्यूनतम समुदायों में भी अनेक पारस्परिक क्रियाशील अनुबंधताएं होती है, हालांकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती। ठीक है, इजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। न्यूनतम समुदाय, छोटे छोटे समुदाय की बात कर। अब उसके बाद में अंतरा जातीय पारस्परिक क्रियाएं। समझिए आप, अंतरा जातीय पारस्परिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं। वो क्या है, दो भिन्न जातियों की समष्टि की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। अलग अलग जातियां, जैसे मान लीजिए कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये इंसान है, ये पादप है। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, अंतर क्रियाएं करेंगे। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जाति के लिए हितकारी, हानिकारक या उदासीन हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये कोई जाति है, दूसरी है, तो ये इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ये पादप है तो ये इसको खा रहा है, तो इसके लिए तो ये हानिकारक है और उसके लिए क्या है, फायदेमंद है। तो जितनी भी प्रोसेस हो रही, इंटरेक्शन हो रहा है, वो हो सकता है कि फायदेमंद हो सकता है नुकसानदायक हो सकता है, दोनों को फायदा हो, तो अलग अलग हो सकता है। तो लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए अपन प्लस का चिन्ह लेते हैं, हानिकारक के लिए माइनस का, और उदासीन के लिए जीरो, शून्य, ओ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए इन पर विचार करते हैं। सारणी में आपको कुछ दे रखा है। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सह में दोनों जातियों को लाभ होता है। सह उपकारिता, म्यूचुअलिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सह उपकारिता, साथ साथ में उपकार हो रहा है, मतलब दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है। और स्पर्धा में, कंपटीशन में क्या होगा, हानि ही होगी।
उसके बाद में परजीविता और परभक्षण। परजीविता मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर, परभक्षण का मतलब दूसरे जीवों को खाना। ठीक है, इन दोनों में क्या हो रहा है, केवल एक ही जाति को लाभ होता है, दूसरे पर निर्भर है, तो जिस जो निर्भर है उसको लाभ हुआ, और जिस पर निर्भर है उसको हानि होगी। पर परभक्षण में क्या होगा, जिसको खाया अपन ने उसको नुकसान है, और जो खा रहा है वो क्या है, फायदे में। और पारस्परिक क्रियाएं दूसरी जाति जैसे परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक है। टेबल आपको दे रखी है, अगर इसमें से प्रश्न पूछेगा, पहले इस पैराग्राफ को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता और ना ही हानि, उसे अपन सहभोजिता कहते हैं। दूसरी ओर अंतर जातीय पर जीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। ये अंतर जाति पर जीविता। ठीक है, परभक्षण, परजीवी और सहभोजिता, इन तीनों की एक साझा विशेषता है, पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता से साथ साथ रहती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट आप लोग कर लीजिएगा। पूछ लेगा कौन सी जातीय या समष्टि अंतर क्रिया में जो आपके पास कॉमन विशेषता है, या जो कॉमन विशेषता वो साझा करते हैं। परभक्षण, परजीविता या सहभोजिता या उपरोक्त सभी, या इसमें से दे देगा परभक्षण, बाकी दे देगा आपके पास स्पर्धा, सहोपकारिता या अंतर जातीय। तो आपको देखना परभक्षण सही हो जाएगा, ऑप्शन किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। अब इस टेबल को आप देखेंगे, प्लस का मतलब फायदा, नेगेटिव का मतलब नुकसान, और ये जीरो या ओ लिखा है उसका मतलब न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, यहां से इस टेबल से भी प्रश्न बन सकता है, जैसे इसमें से दे दिया गया कि ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, दो आपको दे दिए गए, और इसमें से ये क्या लिख देगा, इसमें से इसके लिए लिख देगा ए और इसके लिए लिख देगा बी। ए और बी को पहचानिए। उस ऑप्शन में देगा सहउपकारिता, तो आपको ध्यान में रखना सहउपकारिता में दोनों को फायदा होता है। ठीक है, ऑप्शन में देगा ये तो सेम है, ऑप्शन में दे देगा आपके पास सहभोजिता, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एक न्यूट्रल वाला आता है। ऑप्शन में दे देगा अंतरजातीय, तो ध्यान में रखना है। ऑप्शन दे दे स्पर्धा, परभक्षण या परजीविता, तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा, कोई ना कोई दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, और वही आपको यहाँ पर भरना है। तो पहला जो इंटरेक्शन आता है वो अपने पास है परभक्षण। यदि किसी समुदाय में, नाम से पता चल रहा है, दूसरे को भक्षण करना, खाना, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही ना हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई सारी ऊर्जा का क्या होगा। तो बोले साहब पादप ही पादप रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। परभक्षण को आप प्रकृति का एक ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरण होती है। जो पादप है वो क्या कर रहे हैं, स्वपोषीय प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वहां पर ऊर्जा को वो फिक्स कर रहे हैं, प्रकाशीय जो ऊर्जा उसको फिक्स कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। उसको कोई छोटा जीव खा रहा, छोटे को बड़े खा रहा, बड़े को और बड़ा खा रहा, तो वो खाद्य श्रृंखला है। सेम वैसे क्या होती है, स्थानांतरित होती है ऊर्जा। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उधर सहज ही हमारे दिमाग में आता है। नहीं आया मेरे, तो क्या पता आपके आए तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन बीज को खाने वाली गौरैया भी परभक्षी से कम नहीं है, ये उस पर ही आधारित है। ठीक है, परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि जो परभक्षी है, जो दूसरे जीवों का भक्षण कर रहा है, जिससे वो खा रहा है, वो स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में सहायता करता है। ये एक, ये दोनों, इनमें क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। इन दोनों में ए और बी में कंपटीशन हो रहा है, और ये जो सी है वो क्या है, परभक्षी है। क्या है, परभक्षी है, तो इसका भक्षण वो कर लेगा। तो भक्षण जब कर लेगा तो स्पर्धा की जो तीव्रता वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। यही ये कहना चाह रहा है। लेकिन जातियों की विविधता क्या होगी, वो बने हुई रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जिसने दिया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतरा जवारीय या इंटरटाइडल समुदाय में पाइस्टर तारामीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। बोल देंगे पाइस्तर तारामीन जो है उसमें किस प्रकार की अंतर्क्रिया मिलती है, सहभोजिता, परजीवी, परभक्षण, या जो भी अलग अलग जो ऑप्शन अंतर जाती है वो सब, तो आपको ध्यान में रखना है किसके अंदर है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतरा ज्वारीय क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई तो अंतर अंतरा जातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही एक अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। ठीक है, ये छोटे छोटे जो कशेरुक जातियां हैं यहाँ पर, और ये अपने पास क्या, पाइस्टर तारामीन जो क्या करती है, परभक्षण यहाँ पर कर रही।
ठीक है, क्या कर रही है, परभक्षण यहाँ पर कर रही है। अब इसको हटा दिया गया कुछ समय के लिए, तो ये जो जाति है ना, इनके बीच में आपस में क्या होने लगा, स्पर्धा होने लगी, कंपटीशन होने लगी, और उसको एक ही साल में 10 से अधिक जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। मतलब ये यहाँ पर जातियों की विविधता जो उसको बनाए रखने में भी हेल्प करती है। अगर परपक्षी ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अति दोहन करता है तो हो सकता है कि शिकार विलुप्त हो जाए। अब जैसे 10 के 10 है, इनमें से ये जो तारामीन की बात कर रहे हैं ये सबको खाते हैं, तो फिर तो बचेगा क्या, एक साल बाद में या 2 साल बाद में बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी भी विवेकी है, वो संयम से शिकार करते हैं और संयम से ही खाते हैं। पर भक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली है। तो ये जो इसे खा रहा था इसके अपोजिट ये भी तो कुछ ना कुछ शांति से थोड़ी बैठा रहेगा। इसने भी काफी सालों में, लाखों सालों में इसने भी इसके अपोजिट क्या कर लिया है, ऐसी विधियां विकसित कर ली है जिससे ये अपने आप को बचा सके। जैसे विधियों के एग्जाम्पल आपको दे रखे, कीटों और मेंढकों की कुछ जातियां जो है परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन या छद्म आवरण होती है। अब ठीक है, इनको कीटों और मेंढकों कुछ खा रहा है तो क्या होगा कि इन्होंने अपने कलर को ही, छद्म आवरण का मतलब झूठा आवरण, वो जो है चेंज करने में इन्होंने अपनी जो है मतलब विधि जो है विकसित कर ली है। कुछ शिकार जातियां जो विषैली होती है और इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते। ठीक है, कुछ ऐसी भी है, पॉइजनस भी है, जिसे नहीं खाता, जैसे सांप वगैरह उन्हें अपन नहीं खाता नॉर्मली। ऐसा तो जहर को खाने से ना के बराबर कुछ होता है, जब वो काटता तभी होता है, लेकिन फिर भी अपन को डरते तो है ही। मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण ये अपने परभक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब होती। अगर अपन भी खा के देखें, ठीक है, पेड़ के पत्ते या जो भी दूसरे कुछ तने वगैरह उसे अपन खाएं, अगर वो स्वाद में अच्छा लगे तो उसे हमेशा अपन खाते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्वाद में अच्छे नहीं लगते, तो सेम ऐसा ही है। ये दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी कैटरपिलर अवस्था में विषैले खरपतवार खाकर प्राप्त करती है, खुद दूसरे खरपतवार खाती है, उसके बाद में इसको क्या होता है, मिलता है। ठीक है, उसके बाद में पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी क्या है, परभक्षी है। लगभग 25% कीट पादप भक्षी है। फाइटोफेगस, फाइटोफेगस, फाइटोफेगस लिख लीजिएगा चाहो तो। फेगस का मतलब होता है खाने वाला, फाइटो का मतलब पादप, पादप को खाने वाला। फाइटोलॉजी होता है पादप का अध्ययन, पादपों का अध्ययन करने के विज्ञान जो, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। पादपों के लिए समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वे अपने पर भक्षियों से दूर नहीं भाग सकते जैसा प्राणी कर सकते, तो पादप नहीं भाग सकते। इसीलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकारिकी और रासायनिक रक्षा विधि उपलब्ध विकसित की है। या तो वो क्या करेंगे, अपने जो पादप जो भाग है उस पर कांटे बना लेंगे या कोई विष बना लेंगे जो रासायनिक के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे रक्षा के सबसे सामान्य आकार के साधन जो है कांटे हैं, एकेशिया और कैक्टस। कैक्टस बहुत बार आ चुका है, एग्जाम्पल 11th क्लास में भी आया, 12th क्लास में भी आया है। बहुत से पादप ऐसा रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं और पाचन का संदमन करते हैं और उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। तो रासायनिक रूप से भी वो इसमें विकास हुआ है। जैसे आपने खेतों में उग केलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य देखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं पता होगा कि वो केलोट्रोपिस है या नहीं है। ठीक है, तो केलोट्रोपिस जो है ये पौधा अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है और इसके कारण कभी भी किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा गया। अगर वो खाएगा तो उसमें हार्ट में चेंजेस होंगे और सडनली उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, नाम केलोट्रोपिस। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिसमें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्षित करते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, एफीम आदि, ये पौधों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में रसायन जो है चारकों या ग्रेजर से बचने की रक्षा विधियां हैं। ये तो जो रसायन है वो क्या करता है, जो चरने वाले जीव हैं उनसे बचने के लिए, लेकिन मनुष्य को क्या चरना तो है नहीं, तो वहां पर उसने अपने फायदे के लिए जो है स्मोक के लिए इनको काम में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है कंपटीशन। ये तो परभक्षण हो गया, उसके बाद में आ गया कंपटीशन या स्पर्धा। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो वे निश्चय कायल था कि जैव विकास में अंतर जातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। तो उसको थोड़ा सा आभास तो था कि जातियों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन तो होता ही होता है, और वो भी विकास में उसका अहम रोल है, उद विकास। ठीक है,
ये जो जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता, ये 7वें चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती है। जैसे मान लीजिए मैं 10 दिन का भूखा हूं और आप भी 10 दिन के भूखे हैं, और टिफिन मेरे पास क्या है, एक ही है, और उसमें चपाती भी कितनी है, एक ही है। तो क्या करेंगे आप और हम, मैं मतलब लड़ना शुरू कर देंगे 10 दिन के भूखे को, फिर तो कोई भी हो, पढ़ाने वाला हो या कोई भी हो, फिर तो लड़ाई होगी ही होगी। ठीक है, तो सेम वैसे अपन क्या, होमोसेपियंस, मैं भी होमोसेपियंस और आप भी हो ना होमोसेपियंस, तो एक दूसरे के साथ में कंपीट करना शुरू करेंगे। तो अपन क्या, निकटस्थ जातियां हैं संबंधित, वैसे तो एक ही है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर मेरी जगह या किसी दो इंसानों की जगह यहाँ पर तीसरा कुत्ता बैठा है या शेर बैठा है, ठीक है, तो क्या होगा, लड़ाई तो जायज होगी ही होगी। जो सीमित है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। पहली बात तो ये है कि असंबद्ध जातियां भी एक संसाधन के लिए स्पर्धा करती है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी जैसे मैंने बताया कुत्ता बिल्ली या हम हैं, तो अपन संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी कंपटीशन कर रहे हैं। तो डार्विन ने जो बताया था, ये डार्विन के अकॉर्डिंग था कि निकटस्थ जो जाति है, संबंधित जाति है, उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहां की आवासी मछलियां साझा आहार झील से प्राणी पलवा के लिए स्पर्धा करती है। जैसे इसने बताया है कि दक्षिण अमेरिका जो है, वहां पर की जो आगंतुक जो है, मतलब कहीं और से जो आती है फ्लेमिंगो, और वहां पर रहने वाली जो मछली है वो क्या करती है, आहार को साझा करती है, बोले तू भी खा ले और मैं भी खा लेता हूँ। और वो कौन सा है, प्राणी पलवा। दूसरी बात यह है कि स्पर्धा के लिए संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। जैसा भी मैंने बताया, एक चपाती एक रोटी है, तो वो क्या है, सीमित है। अगर वहां पर मैं 100 चपाती रख दूं, तो ना आप में और मुझ में कंपटीशन होगा, ना कुत्ते बिल्ली में होगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी अपने पास क्या है, बहुत सारा खाना है। बाधा स्पर्धा में एक जाति की असम दक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी और संदमानी उपस्थिति के कारण घट सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा वहां पर कौन शक्तिशाली और कौन नहीं। अगर बहुत ज्यादा, वहां पर शेर के सामने मैं हूं और चपाती एक है, तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है शेर मुझे भी खत्म कर देगा, भले ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसीलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता, कितना वो योग्य है, या वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर, जहां पर अपन बात करते हैं संख्या को किस प्रकार से बढ़ा रहा है, वो बी माइनस डी। आर में अपन ने बात की बी माइनस डी, दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। तो शेर है और दूसरा इंसान है, 100 शेर है और 100 इंसान है, तो जाहिर सी बात है इंसानों की जो संख्या वहां पर घटेगी ही घटेगी। प्रयोगशाला में दिए किए गए प्रयोगों में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसा कि गोसे वैज्ञानिक का नाम है, और दूसरे पारिस्थितिक विज्ञान, या कि जब संसाधन सीमित होता है तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देगी। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार की स्पर्धा बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते। दिखती सी बात, अभी मैंने बताया शेर और इंसान वाला एग्जाम्पल। लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिलते तो हैं, जैसे गैलापेगो द्वीप विकास में भी अपन ने इसे पढ़ा है। बकरियां लाई जाने के बाद एमिडम कुछ एक दशक या 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था, गैलापेग जो द्वीप है वहां पर बकरियों को लेके, तो जो एमडेन जो है उसकी जो जाति है वो विलुप्त हो गई, क्योंकि सारा जो चारा वगैरह था, घास फूस, वो बकरियों ने खा लिया। ठीक है, बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता, प्रकृति में स्पर्धा होने के कारण। दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन, मोचन का मतलब रिलीज करना, बकरियों ने ज्यादा खाया, इसमें बकरियों की गलती नहीं है, नहीं सॉरी, जो एमिडन है उसकी गलती नहीं है, खाया तो बकरियों ने, लेकिन उन बेचारों को क्या हो गया वहां पर, मोचन का मतलब विलुप्त होना पड़ गया। स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया, स्पर्धी जाति का प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। अगर जहां पर कंपटीशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसमें से अगर मैं से एक को हटा दूं, तो ये अपने आप में क्या कर लेगी, फैल जाएगी बहुत अधिक संख्या में। उसके बाद में आता है कॉनेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल बेलेनस बीबी की अंतर ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता है। इसने बताया, ध्यान में रखना है, कॉर्नेल ने क्या बताया, कहाँ बताया, स्कॉटलैंड में बताया, क्या बताया, कि किसके बारे में बताया, बार्नेकल बेलेनस की बताया, और छोटे जो है बार्नेकल्स चैथमेलस। ठीक है, उत्तम जो आपके पास है, उत्तम मतलब जो
यहाँ पर ज्यादा साइज है वो है बार्निकल बेलेनस, और जो छोटा है बार्निकल चैथमस, इसको क्या कर दिया उत्तम ने बाहर निकाल दिया। आमतौर पर मांसाहारी जो है कार्निवर की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूल प्रभावित है, अधिकतर प्रतिकूल से प्रभावित होता है, क्योंकि मांसाहारी को कुछ भी चाहिए, वो कुछ भी खा लेता है। उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट है, गोसे ने क्या बताया, स्पर्धी अपवर्जन नियम। अब पूछ लेगा गोसे ने किस नियम के बारे में बताया, स्पर्धी अपवर्जन नियम। स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने बताया, गोसे ने बताया। या स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या बतलाता है, तो बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती, और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था, एक ही संसाधन है, मैं भी गेहूं खाता हूं, आप भी गेहूं खाते हैं, या अपन तो सेम ही है। मान लीजिए कोई पादप है, बकरी भी उसे खाती है और अपन भी उसे खाते हैं। सब्जी ले लो, फल ले लो, तो क्या होगा, अगर अपन बकरी से सर्वश्रेष्ठ हैं तो बकरी को अंततः वहां से जाना पड़ेगा, और अगर बकरी अपने सर्वश्रेष्ठ तो अपन को जाना पड़ेगा, विलुप्त होना पड़ेगा। ऐसा तभी होगा जब संसाधन क्या होंगे, सीमाकारी। अब अगर एक खेत में है तो सीमाकारी पूरी अर्थ पे, बकरी बोलेगी तू खा, मैं भी खाती हूँ, ठीक है। अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यकरण की पुष्टि नहीं करते हैं, वे प्रकृति में अंतरजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं, पर इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती है जो बहिष्कार की बजाय सह अस्तित्व को बढ़ा दे। बकरी और मेरे मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, बोले नहीं नहीं यार, आधा तू खा ले आधा मैं खा लेता हूं, तो साथ साथ में हमारा अस्तित्व चलता है। ऐसे को अपन क्या कहते हैं, संसाधन विभाजन। संसाधन का विभाजन हमने कर लिया, आधे खेत में तू आधे में मैं। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती है तो उदाहरण के लिए वे अशन या आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती है, ठीक है। अब ये जो है लेटेस्ट जो स्टडी हुई ना, इसके बारे में ये बता, पहले के जो साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि नहीं नहीं यार, एक को तो वहां पर हटना ही पड़ेगा जाति को, लेकिन अभी के क्या बोल रहे हैं, जैसे गौरैया है या कोई दूसरा जीव है, वो खेतों में से जा जाके चुपके चुपके कुछ खाती है, जैसे ही मैं जाऊंगा तो वो डर के मारे चले जाएंगे, जैसे ही मैं आऊंगा तो वापस आ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है, या समय अलग अलग हो सकता है, कोई रात में खाता कोई दिन में खाता, तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज है। तो वो स्पर्धा से बच जाएंगे और क्या करेंगे, अलग अलग समय को चुन लेंगे, साथ साथ रह लेंगे, सह अस्तित्व हो जाएगा। उसके बाद में मेक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह चुकी खुद की या बारबेलर की 5 निकटस्थ संबंधी जाति स्पर्धा से बचने के लिए सफल रही, और पेड़ की शाखाओं और वेतान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधि में व्यवहारिक भिन्नता के कारण साथ साथ रह सके। बता दें इन्होंने एक ही पेड़ पर यदि कीट वगैरह खा रही है, मूंगफली वगैरह खा रही है, तो वो अलग अलग समय के साथ में खा रही है। अब आता है परजीविता, दूसरे जीवों पर निर्भर जो है। यह मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुक्त मुक्त व्यवस्था है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकियों तक इतने अधिक वर्गीय समूह में विकसित हुआ है, ठीक है। ये मान रहे अपन कि परजीवी जो प्रणाली है उसमें रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है, दूसरों पर अपन निर्भर कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनके लिए अपने लिए उनके लिए फ्री है, ठीक है। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए। वे परपोषी केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बताते हैं। अपने इंटेस्टाइन में भी क्या, आंत में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिलते हैं जो अपने ऊपर निर्भर है, अगर उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाए तो वो खत्म हो जाए। तो ऐसा बहुत जगह है। तो इस प्रकार जो है परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। अब अपनी आंत में जो है छोटे छोटे जीव हैं, अगर मैं उनके अगेंस्ट कोई टेबलेट मेडिसिन या सिरप वगैरह कुछ भी मैं लेता हूं, तो अगर वो जो जीव है इनको अपोज कर सके, जो दवाई मैंने ली है, तो मेरे अंदर रह पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे खतना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है कि निष्प्रभावी, उनको निष्प्रभावी करने और व्यर्थ करने के लिए उनको साधन विकसित करने होंगे, अगर मेरे अंदर रहना है या दूसरे जीवों के साथ में रहना है तो। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित की, जैसे कि अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव, पर पोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूसकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप और उच्च जनन क्षमता। अगर रह रहे हैं तो क्या हो, दूसरे जो अंग जिनकी जरूरत नहीं उसे हटा देंगे। चिपकने के लिए आसंजी, ये जो अंग है चिपकने के लिए काम में आते हैं।
चूसक का मतलब चूसने के लिए, तो ये चूसक, आसंगी अंग वगैरह ये अपन ने चौथे चैप्टर में भी पढ़ा 11th क्लास के एनसीईआरटी में। परजीवियों का जीवन चक्र प्राय जटिल होता है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक या रोग वाहक होते हैं। मलेरिया को ले लो आप, मलेरिया जो 8वें चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, एक से दूसरे जो वहां पर क्या होंगे, उनको मध्यस्थ की जरूरत पड़ेगी, एक इंसान हो जाएगा, दूसरा मच्छर हो जाएगा, कीट हो जाएगा, जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं। जैसे मानव यकृत परिणाम, लीवर फ्लू, याद करो एनिमल किंगडम चौथा चैप्टर 11th क्लास का। परिणामधर्मी जीव, ट्रिमेटोड, पैरासाइट, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा और मछली पर निर्भर करते हैं। ध्यान में रखना, घोंघा और मछली पर कौन निर्भर करता है पूछेगा, लीवर फ्लूक या ट्रिमेटोड, पैरासाइट। जैसे मलेरिया का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोगवाहक मच्छर पर निर्भर करता है और मनुष्य पर तो करता ही करता है। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उसके समस्त घनत्व को घटा सकते हैं। ये तो नुकसानदायक है ही। नेगेटिव अपन ने बात की थी, प्लस और नेगेटिव माइनस। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ऐसे आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए? होना तो चाहिए यार, तो क्या मतलब ऐसे फालतू नुकसान पहुंचाए किसी को? तब प्राकृतिक वर्ण ने ऐसे पूरी तरीके से हानिकारक परजीवियों का विकास क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो वैसा करते हैं तो अपने पास फिर से रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर प्राकृतिक उन्हीं को मतलब साथ साथ में रहते तो फिर वो कैसे सेलेक्ट करते जो बेस्ट है। परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर, परपोषी जो है क्या है, किसी भी जीव की बाह्य पृष्ठ पर अशन, अशन का मतलब ध्यान रखना, हो सकता है नेट में दे दे कि आहार पूर्ति ना दे के सीधा अशन ही दे, तो कंफ्यूज ना होना। अशन करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। बाहर है, जैसे यहाँ पर लीच या घोंगा या जो जुएं वगैरह होती है बाहर की ओर है, तो वो बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट। तो पैरासाइट जो दो प्रकार के होते हैं, या तो एक्टो या एंडो। जो बाहर है उसे अपन एक, माफ करना, जो बाहर है वो एक्टो और जो शरीर के अंदर रहते हैं उन्हें अपन एंडो कहते हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण जो है मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर चिड़ियां हैं। समझ में आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनेक समुद्री मीन बाह्य परजीवी अरित्र पादों या कोपीपोड्स द्वारा ग्रस्त है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कसकटा, आपने सुना कसकटा 11th क्लास के एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर में, पादप जगत में। नहीं सुना तो जाकर देख सकते, सॉरी दूसरे चैप्टर कसकटा, 11th क्लास के एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में जो पादप जगत है उसमें सुना आपने कसकटा। अमरबल जो है वो एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पौधों पादपों पर वृद्धि करता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती। इसका इसका ये जिस पोषी पादप पर रहता है उसी से अपना पोषण प्रदान करता है। जैसे मान लो ये कोई पादप है बड़ा, अब ये कसकटा जो इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो इसके ऊपर निर्भर ये कर रहा है, तो ना तो इसको प्रकाश संश्लेषण करना है, ना कोई बात, तो यहाँ पर ना तो पत्ती होगी नहीं पर्णहरित हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है, दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जन्म के लिए हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जो कमेंट करके मुझे बताएगा उसको मैं, अगर सही है तो बताऊंगा सही है, और इसका बताएंगे गलत है तो उसका मैं जवाब बताऊंगा सही से, ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने इतना सा सेशन देखा है, नहीं तो फिर क्या मतलब। इसके विपरीत अंत्य परजीवी जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे यकृत, अपरक, फुफ्फुस, आरबीसी आदि पर। उनको आकारिकी और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उनके जनन शक्ति को बल देते हैं, ठीक है। आकार की बात करें या शारीरिक लक्षण जो होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, जटिल नहीं होते, क्योंकि जटिल होंगे तो फिर वो रिप्रोडक्शन करने में भी थोड़ी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होगी, और कॉम्प्लेक्स होगी तो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाए, इसीलिए सिंपल होती है, इसीलिए जनन शक्ति को बल देते हैं। पक्षियों में अंड परजीविता या ब्रूड पैरासिटिज्म पूछा गया है, पीएमटी का प्रश्न। ब्रूड पैरासिटिज्म जो लिखा है या अंड परजीविता, नाम से पता चलता है। परजीविता का लुभावना उदाहरण, जिसमें परजीवी पक्षी जो है अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडों को सहने या इनक्यूबेट देता है। मतलब एक जो जीव है वो दूसरे जीव के वहां जाकर के क्या अपने अंडे दे रहा है, ठीक है। ये वाला इस पे अंडे दे रहा था, ये क्या करेगा, इसके अंडों को सेके मतलब इंक्यूबेट करेगा, सहनेगा,
विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के सदृश विकसित हो गए। अगर आप सवाल पूछेंगे साहब ये इसके अंडे को नहीं पहचान पाएगा क्या, नहीं पहचान पाएगा क्योंकि उद्विकास जो है उसमें काफी लंबे समय में इसके और इसके अंडे क्या हो गए, सेम हो गए दिखने में और आकार में। ठीक है, ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने और उसके घोंसलों से निकाल दिए जाने की संभावना क्या हो गई, कम हो गई। अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु या बसंत से ग्रीष्म के दौरान कोयल की गतिविधियों को पीछा कीजिए और अंड परजीविता को होते हुए देखिए। पर नीट में नंबर इससे नहीं मिलेगा इस स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सहभोजिता, साथ साथ भोजन करना। यह एक पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। प्लस और जीरो या ओ वगैरह। जैसे आम की शाखा पर अधिपादप एपीफाइट जो है, एपीफाइट, एपी का मतलब होता है अबव और फाइट का मतलब कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया। पादप के लिए शब्द यूज में लाते हैं फाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट कहते हैं। एपी का मतलब अबव या ऊपर, पादप के ऊपर। तो जो अधिपादप है वो आम की शाखा पर उग रहा है। अधिपादप के रूप में उगने वाला जो आर्किड है और जो बेल की पीठ को, ये तो आर्किड जो है आम की पादप पर, और जो बेल की पीठ है उस पर जो है बार्निकल को फायदा होता है। ध्यान में रखना है, बार्निकल कहाँ मिलता है, बेल की पीठ, जबकि आम के पेड़ और बेल को उससे कोई लाभ नहीं होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करें जो पक्षी बगुला, ये आपने देखा होगा, और चारण पशु, खेत में चलने वाला जो पशु उसके आसपास बगुला या चिड़िया वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें बगुले को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो चल रहा है उसको तो कोई फायदा नहीं। यदि आप कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ये दृश्य देखने को मिल जाएगा। सहभोजिता का ये उत्कृष्ट उदाहरण, जहां पशु चरते हैं और उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं। क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उससे कीट बाहर निकलते हैं, तो इसमें पशु को कोई फायदा नहीं है जबकि बगुले को फायदा है। तो 1 + दूसरा 0। बगुले इन कीटों को खाते हैं और अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होगा। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण इंपॉर्टेंट है, समुद्री एनीमोन, दंचन स्पर्शक या स्टिंगिंग टेंटेकल, मतलब जो चुभने वाले होते हैं, दंश चुभने वाले जो होते हैं वो होते हैं एक कांटे के जैसे ही होते हैं समुद्री जीवों पर, तो वो अपने पास होता है स्टिंगिंग या दंशन, जिसमें उनके बीच रहने वाली क्लाउन मछली का है। मछलियों को पर भक्षी सुरक्षा मिल जाती है। ये आपके पास कोई बड़ा है तो ये कांटे हैं, इसके बीच में छोटी जो मछली है यहाँ पर रह रही है, तो जब दूसरा कोई जीव इस पर आएगा तो कांटों से डर जाएगा। वैसे जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहता है। क्लाउन मछली से एनिमोन का कोई लाभ नहीं होता है, कोई लाभ मिलता हो ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद में आता है सह उपकारिता, साथ साथ में उपकार हो रहे हैं इनके वैसा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, दोनों जातियों को लाभ होता है, प्लस और प्लस। जैसे कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनो बैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सह उपकारी या म्यूचुअलिस्टिक संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। और इसे आपने पढ़ा है 11th क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसी प्रकार कवकों और उच्च पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल या माइक्रोराइजी साहचार्य है। कवक साहचार्य मतलब साथ साथ में ये मूल वगैरह है, आपके पास कोई पादप की ये मिट्टी ऊपर तना वगैरह है, और ये कवक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो कवक है वो क्या करेगा, मृदा से, ये मिट्टी वगैरह है यहाँ पर, तो कवक क्या करेगा, मृदा से जो भी आवश्यक खनिज हैं या पोषक तत्व उनका अवशोषण करेगा। अवशोषण करने में क्या करेगा, पादप की सहायता करेगा, जबकि बदले में इसको क्या मिलेगा, बदले में इसको कार्बोहाइड्रेट देगा। पादप जो इस कवक को कार्बोहाइड्रेट देगा और कवक क्या करेगा, इसके अवशोषण में मदद करेगा। इसमें आप देख सकते हैं ए जो लिखा है ये कीट आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कीट, नहीं दिख रहा, हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये रहा है कीट, आपको दिखा होगा। अभी भी दिखा तो और हाईलाइट कर देता हूँ इससे, ये लो, अभी भी नहीं दिखा तो फिर और अलग से कर देता हूँ हाईलाइट, ये लो, इससे कर देते हैं। तो ये रहा कीट अपने पास गोले में, है ना, और ये अपने पास पुष्प है ही। तो अंजीर और बर के बीच पारस्परिक क्रिया की बात कर रहे हैं। तो बर द्वारा परागित अंजीर पुष्प, ये बर है और अंजीर के पुष्प का कर रहा है, परागण कर रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में अंजीर के फल में बर द्वारा दिए गए। अब ये जो फल है, तो ये जो काले काले दिख रहे हैं ये क्या है, बर के अंडे हैं, है ना। तो साथ साथ में उपकार इनका हुआ है। जैसे सहयोगकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावनी उदाहरण पादप प्राणी संबंध में देखे गए। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की आवश्यकता पड़ती है। प्राणी में जो कीट वगैरह वो आते हैं मेनली,
स्पष्ट है कि पादप की वो जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से उसके लिए शुल्क तो देना ही पड़ेगा। और इस शुल्क की अपन ने मकरंद के बारे में बात कर रखी है 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर। जैसे पुरस्कार और जो शुल्क है उसके रूप में परागण कार्यों को या पोलिनेटर को पराग देंगे या वो मकरंद देंगे, तथा परकीड़ों को रसीले और पोषक फल देते हैं वो। लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी धोखा भी मिल जाता है ना। धोखा भी मिल जाता है कि कोई दूसरा जो परागण करेगा नहीं और क्या कर लेगा, मकरंद या जो पराग वगैरह वो चुरा लेगा और उसका काम हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहकारिता के लिए प्राय सह विकास क्यों शामिल है। इसने जो पहले प्रश्न पूछा था उसका भी जवाब देता है, साथ साथ में विकास क्यों जरूरी है। अगर विकास साथ साथ में नहीं हुआ है इनका और कोई तीसरा यहां पर मजे ले लेगा फिर, अर्थात पुष्प और इसके परागणकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिससे परागण में भी सहायता मिले और जो भी मकरंद वगैरह पराग वगैरह दे रहा है वो भी उसका रिवार्ड हो जाएगा, इसका इनाम हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, शुल्क हो जाएगा। अंजीर के पेड़ की अनेक जातियों में बर की परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। ध्यान में रखना, अंजीर और बर सहकारिता चित्र में देख लिया अपन ने। इसका अर्थ यह है कि कोई दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथी बर की जाति से ही परागित तो होगा, दूसरी जाति से नहीं होगा। और ये अपन ने दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस किया है, तो डिटेल से नहीं बताएं। मादा बर जो है फल को न केवल अंड निक्षेपण या अंडे देने की बात के लिए काम में रहती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर बीजों को डिंबकों या लार्वे के पोषण से के लिए प्रयोग करती है। जो मादा है वो क्या करेगी, परागण तो करेगी, लेकिन परागण करने के बाद में इसके जो अंडे है वो फल में दे देगी। फल में देने के बाद में फल में अपने पास क्या होता है, बीज होता है। तो ये जो भी आपके पास लार्वा होंगे वो इस बीज को ही अपने भोजन के रूप में काम में लेंगे और वहां से मेच्योर हो जाएंगे, उनका विकास हो जाएगा। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेंस को, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, परागित करती है। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बीज या परिवर्तनशील बर के डिंबकों को आहार के रूप में देती है। ऑर्किड पुष्प प्रतिरूपों की आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता को दर्शाता है, जिसमें से अनेक सही परागणकारी कीट या भ्रमरों और गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए। ये आपको पता है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो जो विकास हुआ है तो अलग अलग कलर के जो पुष्प होते हैं वो एक तरह से कीटों को आकर्षित ही करते हैं, और उनका जो कीटों को आकर्षित करने के लिए जो विकास है वो साथ साथ में हुआ, सह विकास हुआ कीटों का और पुष्पों का। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर परागण जो है सही से नहीं हो पाएगा। ये सिंपल सा चित्र है, नहीं पूछेगा ये वाला। सभी ऑर्किड ये पुरस्कार पेश नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल इसने लिखा है, इंपोर्टेंट है यहां से। अरे ये कौन सा कलर आ गया है, ऑर्पिस नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन ऑर्किड मक्षिका की एक जाति परागण कराने के लिए लैंगिक कपट या सेक्सुअल डिसीट का सहारा लेता है। मतलब उसको परागण कराना है लेकिन वो झूठ बोल के करवाता है। कैसे करवाता है, झूठ बोल के। ठीक है, ये कोई सेम ही दिखने वाले दो प्रकार के यहाँ पर जीव हो जाए, तो इसको जो परागित करता है, इसको जो परागित करता है वो क्या करेगा, इसको भी परागित करेगा, क्योंकि ये क्या है, सेम दिख रहा है। इसने यही बोला है, ऑप्रिस नामक भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन ऑर्किड मक्षिका के एक जाति परागण, इसकी मेडिटेरियन ऑर्किड मक्षिका जो उसकी एक जाति परागण कराने के लिए लैंगिक कपट या सेक्सुअल डिसीट, कपट एक तो महाभारत में और एक यहाँ पर। इस पुष्प की क्या होती है, एक जो पंखुड़ी है, जैसे मैंने अभी चित्र बना के बताया, एक पंखुड़ी जो साइज, रंग और चिन्हों में मादा मक्षिका से मिलती जुलती है। जैसे यहाँ अगर पुष्प अपन बनाएंगे, इस प्रकार का पुष्प है, ठीक है, इसमें जो एक जो इसकी पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी मान लो इस प्रकार की, ये किससे मिलती है, मादा से मिलती है। जैसे मान लो ये मादा है, इससे मिलती है, तो नर वाला क्या सोचेगा, यार ये तो मादा है, अपन को इसके पास चलना चाहिए। लेकिन उसको नहीं पता आगे यहाँ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, परागण भी छोड़ने पड़ेंगे और परागण भी यहाँ पर हो जाएगा। तो नर मक्षिका इसे मादा समझकर इसकी ओर आकर्षित होता है और उस पुष्प के साथ क्या कर लेगा, कूट मैथुन या शूडो का प्लेट कर लेगा। इस प्रक्रम के दौरान इस पुष्प से पराग झड़कर उस पर गिरते हैं और वही मक्षिका दूसरे पुष्प से वापस जब कूट के लिए जाएगा
यहाँ जो भी कीट आएगा, जैसे मान लो ये नर वाला आएगा यहाँ पर, ये नर वाला आया है यहाँ पर, तो इसके साथ जाएगा, तो इसके साथ में क्या होगा, फूट जो है रिप्रोडक्शन करेगा, तो यहाँ से कुछ पराग इस पर चिपक जाएंगे, और जब ये यहाँ से किसी दूसरे पुष्प की जाएगा, वहां पर भी वो क्या कर देगा, उन पराग को छोड़ देगा और परागण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पुष्प परागित हो जाएगा। मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा भी बदल जाता है तो परागण की सफलता अत्यंत कम रहती है। अगर इसमें मादा जो है इसका स्ट्रक्चर, रंग, कलर अगर चेंज हो गया, तो जो नर वाला इसके पास ना जाकर किसके पास आएगा, यहाँ इस मादा के पास आएगा, ना कि पुष्प पर जाएगा, और परागण नहीं होगा। अतः ऑर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के सदृश बनाए रखता है। ठीक है, तो यहां पर होता है अपना चैप्टर क्लोज, कंप्लीट। उम्मीद मैं करता हूं आपको यहाँ अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आई है, और कोई भी डाउट आपको इसके अंदर नहीं। पूरा चैप्टर अपना हो चुका है, आप एनसीईआरटी को पढ़िए। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अरे आया नहीं आया समझ में, पूरा चैप्टर हो गया, अब तो बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि लाइक शेयर करने की तो मैं बोलूंगा नहीं आपको, नहीं, बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता देना कि चलो समझ में आ गया सर। सुकून मिल जाएगा मुझे भी थोड़ा सा, कि मेहनत जो कर रहा हूं मैं किसी ना किसी स्टूडेंट के दो काम में। तो मिलते हैं नई एनर्जी के साथ में नेक्स्ट चैप्टर में। चौदह चैप्टर में इकोसिस्टम की अपन बात करेंगे, पारितंत्र की अपन बात करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।